कैसे कोई जीरो से हीरो बनता है और फिर हीरो से जीरो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोई है तो वो है रविंद्रन बायजूस, जिसके लिए एक टाइम में ऑडिटोरियम भी कम पड़ गए थे, लेकिन फिर साल भर में ही पूरा खेल बिगड़ गया। कैसे? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है केरल के एक छोटे से कस्बे कोझिकोड से। यहाँ रविंद्रन और शोभन वल्ली नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों टीचर थे। रविंद्रन फिजिक्स पढ़ाते थे और उनकी पत्नी शोभन वल्ली मैथ पढ़ाया करती थी। 1980 में उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया बायजू। बायजू बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज था। उन्होंने सन 2000 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। अपनी पढ़ाई पूरी करके बायजू नौकरी के लिए विदेश चले गए। बात 2003 की है। दरअसल 2003 में 2 महीने की छुट्टी पर बायजू देश लौटे। तब उन्होंने कैट की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों को पढ़ाया। उनके दोस्तों को इनसे काफी ज्यादा मदद मिली। इनके पढ़ाने का तरीका एकदम अलग था। वहीं जब वे अपने दोस्तों को पढ़ा रहे थे तो उन्हें कैट बेहद आसान लगा। इनके कुछ दोस्तों का सिलेक्शन भी हो गया, इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं भी पेपर दूं। जिसके बाद उन्होंने पेपर दिया और पहली बार में ही 100 परसेंटाइल ले आए। लेकिन उन्हें लगा तुक्के की वजह से उनका सिलेक्शन हो गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और इस बार भी उनके 100 परसेंटाइल आए। और यहीं से उन्हें आइडिया आया। उन्होंने किसी IIM में एडमिशन नहीं ली, बल्कि टीचिंग के प्रोफेशन को चुन लिया। फिर 2006 में उन्होंने बायजूस क्लासेस फॉर कैट से शुरुआत करी। उस दिन उन्हें नहीं पता था कि 2 स्टूडेंट्स से शुरुआत करने वाले बायजू जल्द ही करोड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं। साल 2007 में बायजू की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनकी क्लास छोटी पड़ने लगी। उन्हें ऑडिटोरियम तक में क्लास लेना पड़ा। बायजू का कहना था कि हमारे देश में पढ़ाई का तरीका गलत है। केवल अच्छे नंबर लाने या पास होने के लिए ही कई लोग पढ़ाते हैं, लेकिन छात्रों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराते। इसलिए उन्होंने पढ़ाई के इस तरीके को बदलने की कोशिश की। बहुत हद तक वो कामयाब भी हुए। वो प्रैक्टिकली ज़्यादा पढ़ाते थे। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए रियल टाइम एग्जाम्पल लेते थे। उनकी यही कला उन्हें सफलता के शिखर पर ले गई। अब वक्त ऐसा आ गया था उनकी ज़िंदगी में कि वो अलग अलग शहरों में ब्रांच खोलने लगे। मुंबई, बेंगलोर समेत कई जगहों पर उन्होंने खुद को एक्सपैंड किया। लगातार बढ़ती मांग के कारण साल 2009 में बायजू एक वीक में 9 शहरों में जाकर क्लास लेने लगे थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने इसी साल वीडियो के जरिए पढ़ाना शुरू कर दिया। साल 2011 के पहले तक वो सिर्फ इंजीनियरिंग या MBA के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते थे। लेकिन साल 2011 में उन्होंने अपना एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया थिंक एंड लर्न, जिसके जरिए अब क्लास 1 से 12th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि हमारे देश में इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की उस समय संख्या 25 करोड़ से भी ज़्यादा थी। उन्होंने एक तरह से एजुकेशन के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। पढ़ाई के तरीके को बदल कर रख दिया। लोगों की जिंदगी से जोड़ने वाले ऐसे तरीके निकाले जिससे पढ़ने पर बच्चों का मन लगे, न कि वे पढ़ाई से दूर भागें। इसके लिए उन्होंने देश भर के एक्सपर्ट्स टीचर्स को भी खोजा। बायजू का मानना है कि टीचर ऐसा होना चाहिए जो टफ चीज़ों को भी इतनी आसानी से समझा दे कि उसे बच्चा भूल ही नहीं पाए। इसी के साथ शुरुआती दौर में उन्होंने अपनी ऐप के प्रमोशन के तौर पर फ्री में वीडियो वायरल किए, जिसमें टीचर को पढ़ाते हुए दिखाया गया, ताकि जिन्हें देखकर स्टूडेंट्स और उनके घर वाले ये समझ सके कि बायजूस के पढ़ाने का तरीका क्या है। उन्होंने पहले अपनी ऐप पर फ्री में ही वीडियो अपलोड किए। जब उनके कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को पसंद आने लगे, तब उन्होंने लोगों को ऐप को सब्सक्राइब करने पर मजबूर कर दिया। बायजूस को अच्छे से पता था कि कई स्टूडेंट्स को वीडियोस के जरिए और किसी स्टूडेंट को टेक्स्ट के जरिए समझ में ज़्यादा आता है। यहाँ तक कि उन्हें पता था कि बच्चे गेम्स और मूवीज़ काफ़ी देखते हैं, इसलिए उन्होंने अपने कंटेंट को मूवीज़ एनिमेशन के जरिए काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया। यहाँ तक कि पढ़ाई बच्चों को खेल लगने लगी। साल 2013 में कंपनी को मिल रहे रिस्पॉन्स के बाद उन्हें फंडिंग मिलनी भी शुरू हो गई
ऑरिन कैपिटल नाम की कंपनी ने उन्हें 66 करोड़ की फंडिंग की थी, जिसके बाद ऐप काफी पॉपुलर हो गया। साल 2015 तक करोड़ों लोग इससे जुड़ चुके थे। तभी बायजू ने कुछ बदलाव करके बायजूस ऐप लॉन्च किया। बायजूस लॉन्च होने के महज 3 महीने बाद ही ऐप से 20 लाख से अधिक स्टूडेंट्स जुड़ चुके थे और ये संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। कंपनी की ग्रोथ देखकर साल 2016 में उन्हें 921 करोड़ का फंड मिला। मार्क जकरबर्ग की कंपनी समेत कई जगहों से उन्हें फंडिंग मिली। अब उनका एम बन गया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, क्योंकि उनके पास सारी चीजें थी, बस उन्हें अब लोगों तक पहुंचाना था। जिसके बाद बायजू ने अपनी मार्केटिंग पर ध्यान दिया। साल 2017 में शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिससे कंपनी का मुनाफा और बढ़ने लगा। अगले ही साल यानी साल 2018 में इसकी वैल्यूएशन $1 अरब से भी पार हो गई। साल 2019 में कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी तक पहुंच गई, यानी उनकी ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गई। साल 2020 में कंपनी का वैल्यूएशन $10.5 बिलियन था, जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी एड टेक स्टार्टअप बन गई है। कोविड पैंडेमिक एक तरह से उनके लिए वरदान साबित हुई, जब ऑफलाइन पढ़ाई के बजाय ऑनलाइन पढ़ाई को तरजीह दी जाने लगी। साल 2021 में बायजू ने तो पेटीएम तक को पछाड़ दिया। साथ ही इसी साल आकाश एजुकेशन सर्विसेज को 7300 करोड़ में खरीद लिया। साल 2022 में बायजू कंपनी फीफा वर्ल्ड कप की आधिकारिक स्पॉन्सर बनी। अब बायजूस का एक ही टारगेट था, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना। इसके लिए उन्होंने मार्केटिंग की टीम तैयार करी। टीवी पर एडवर्टीजमेंट देखकर कई बच्चों के पेरेंट्स बायजूस का ऐप डाउनलोड कर लेते थे। तब उन्हें बायजूस के सेल्समैन का कॉल आता था और फिर काउंसलिंग सेशन बुक किया जाता था और फिर गजब का खेल करते थे बायजूस के सेल्समैन। बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछते थे और बच्चा जवाब नहीं दे पाता था तो उसको बायजूस के लेक्चर दिखाते थे और फिर क्वेश्चन पूछते थे, जिसके बाद बच्चा जवाब दे देता था। और ऐसा भी बताया जाता है कि वो जानबूझकर टफ क्वेश्चन पूछते थे ताकि बच्चा जवाब ना दे पाए। आप खुद पर रख कर देखें, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कितना इम्प्रेस होंगे इन चीज़ों से। बस फिर क्या था, पेरेंट्स बायजूस का कोर्स खरीद लेते थे। मार्च 2022 तक बायजूस में तकरीबन 60,000 एम्प्लॉय काम करते थे और इनकी नेटवर्थ $22 बिलियन तक पहुंच गई थी। अब यही वक्त था जब बायजूस के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई थी, क्योंकि अब कोविड पैंडेमिक धीरे धीरे खत्म होने लगा था। जैसे जैसे कोविड की रफ्तार कम हो रही थी, वैसे वैसे बायजूस के कोर्स के बिकने की रफ्तार भी कम होने लगी थी, उसके वैल्यूएशन के हिसाब से। अब बायजूस ने अपनी सेल्स टीम पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। प्रेशर भी ऐसा नहीं, बल्कि टारगेट अचीव नहीं होने पर डायरेक्ट फायर हो जाने का प्रेशर। अब समझ जाएं, सेल्समैन कैसे भी करके अपना टारगेट पूरा करना चाहते थे, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। एक बार एक पेरेंट ने शिकायत भी करी कि उसे जबरदस्ती डराकर कोर्स सेल किया जा रहा है, कस्टमर्स को रिफंड मिलने में दिक्कत होने लगी और भी बहुत सारी शिकायतें आने लगी, जिसके बाद बायजूस की छवि गिरने लगी। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह थी कि बायजूस का ये हाल हो गया कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब सेल्स के बाद भी बायजूस लॉस में जाने लगा। कंपनी एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉय सैलरी, ETC को लेकर कंपनी मैसिव लॉस में जाने लगा। उसके बाद एक और डिसीजन ने बायजूस को और ज़्यादा मुसीबत में डाल दिया। $500 मिलियन से अब बायजूस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलने का इरादा करने लगी। एक्चुअल में देखा जाए तो पैंडेमिक के बाद पेरेंट्स बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाने पर ज़्यादा इरादा करने लगे और ज़्यादा पढ़ाने लगे कि ऑफलाइन ही पढ़े, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने वक्त बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता था। बच्चे YouTube या फिर मूवी देखने लगते थे। दूसरी तरफ सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा था। वहीं ऑफलाइन मॉडल ज़्यादा अकाउंटेबल था, टीचर सामने होते थे और बायजूस को ये समझने में दिक्कत हुई शायद पैंडेमिक के बाद बच्चे और पेरेंट्स ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद बायजूस कंटिन्यू लॉस में जाने लगी। फिर सितंबर 2022 को बायजूस ने अर्निंग रिपोर्ट जारी करी, जिसमें चौंका देने वाला खुलासा हुआ। 2021 में बायजूस ने टोटल रेवेन्यू 2428 करोड़ का किया था, लेकिन बायजूस के लॉसेस ठीक इसके डबल थे, 4564।
अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बायजूस ने उस साल हर दिन 12 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस किया था। वो कहते हैं ना, मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। वही हुआ बायजूस के साथ। इसके बाद भी इस कंपनी में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। एक वक्त ऐसा था कि हज़ारों करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर तैयार थे, लेकिन अब कोई फूटी कौड़ी भी देने को तैयार नहीं था। अब होना क्या था, एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिले होने लगी, लोन की रीपेमेंट भी नहीं हो पा रही थी। बड़े इन्वेस्टर ने लोन डिफ़ॉल्ट का केस भी फाइल कर दिया। उसके बाद कंपनी ने एम्प्लॉय को हटाना शुरू कर दिया। जहां एक वक्त में 58,000 एम्प्लॉय थे, वहां अब महज 25,000 एम्प्लॉय रह गए थे। वहीं ईडी ने फेमा वायलेशन का आरोप लगाते हुए 9,000 करोड़ का नोटिस भी दे दिया। इन सब के बीच इसकी वैल्यूएशन 99% तक गिर गई। आज की बात करें तो बायजूस की आकाश इंस्टीट्यूट को छोड़कर बाकी सभी लॉस में है। यहाँ तक कि बायजूस की इंडिया की सभी ऑफिसेज बंद हो चुकी हैं, सिर्फ बेंगलोर की खुली हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, बायजूस का ये हाल किस वजह से हुआ? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये भी हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।